नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन हिंदी का होगा, तो आइए अपना सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली परिभाषा है संयुक्त ध्वनियाँ। संयुक्त ध्वनियाँ किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाएं तो वे संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल जैसे प्राण, घ्राण, प्रवाद आदि। संपृक्त ध्वनियाँ जब एक ध्वनि दो व्यंजन के साथ संयुक्त होकर उच्चारित की जाएं तो वे संपृक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल संबल, संपूर्ण, संभव। युग्मक ध्वनियाँ जब एक ही ध्वनि का द्वित्व कर दिया जाए तो वे ध्वनियाँ युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल दिक्कत, उन्नत, प्रसन्नता, कर्ता। वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण का कभी द्वित्व नहीं होता। यहाँ से सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है, जैसे लिख देगा घ्राण, पूछेगा घ्राण में कौन सी ध्वनियाँ हैं, और आप लोगों के पास ऑप्शन में रहेगा संयुक्त ध्वनियाँ, संपृक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ और तीसरा कुछ और लिख देगा, तो आप लोगों को सीधे लगाना पड़ेगा संयुक्त ध्वनियाँ। उसी प्रकार से पूछ सकता है संबल में कौन सी ध्वनि है, संयुक्त ध्वनि लगाएंगे। उन्नति। अब आइए एक बार हम लोग दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। संयुक्त ध्वनियाँ दो या दो से अधिक ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाएं तो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल प्राण, घ्राण, प्रवाद आदि। संपृक्त ध्वनियाँ जब एक ध्वनि दो व्यंजनों के साथ संयुक्त होकर उच्चारित की जाएं तो वे संपृक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल संबल, संपूर्ण, संभव। युग्मक ध्वनियाँ जब एक ही ध्वनि का द्वित्व कर दिया जाए तो वे ध्वनियाँ युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल है दिक्कत, उन्नत, प्रसन्नता, कर्ता। सभी अक्षर द्वित्व दो बार आए हैं। वही कह रहा है यहाँ पर, वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण का कभी द्वित्व नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं शब्दकोश व साहित्य कोश उपयोग पद्धति। कहने का मतलब ये हुआ कि शब्दकोश मतलब डिक्शनरी में हिंदी वर्णमाला किस क्रम से लिखी गई है। अब हम लोग इसे पूरा देख लेते हैं, एक बार पढ़ लिया जाता है। अनुस्वार, आगत वर्ण, विसर्ग, ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, आओ, क, छत्र। अब हम लोग यहाँ निशान बनाते चलते हैं कि कौन कौन से वर्ण जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसके अलावा इधर उधर हुए हैं। ये तीन अक्षर जो हम लोग वैसे ह्रस्व आ से शुरुआत करते हैं, लेकिन शब्दकोश में पहले अनुस्वार, आगत वर्ण, विसर्ग का प्रयोग किया गया है। उसके बाद फिर ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, आओ का प्रयोग किया गया। उसके बाद फिर क आया, उसके बाद फिर छत्र आया, फिर ख, ग, घ, इंग्या, बाकी सेम। च, छ, ज, ज्या, ज्या यहाँ आ गया। झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, त्रा, त्रा यहाँ पर आ गया है। थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य सा, श्रा, मूर्धन्य सा, दंत सा, हा। ये हम लोग के शब्दकोश का क्रम है। इसी पे एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है, क्षय, क्रम, कर्म क्या का सही क्रम क्या होगा? 1, 2, 3, 4 शब्द दिए गए हैं। शब्दकोश के अनुसार इनका सही क्रम क्या होगा उसे करना है। तो इसे हम लोग देखते हैं। क्षय, क्रम, कर्म, क्या, ये हम लोगों का शब्द है। देंगे का, धन, मूर्धन्य सा बाहर आ गया,
आ लिख देंगे। अब धन, या को लिखने के लिए या में हलंत लगाएंगे और आ को बाहर कर लेंगे। का धन, रा धन, आ धन, मा धन, आ। कर्म, का धन, आ धन, रा धन, मा धन, आ। क्या को, का धन, आ धन, मा धन, आ। ये विच्छेद हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पर मिलाएंगे इस शब्दकोश के क्रम में। सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं का जो ये आ रहा है ये सब में सेम आ रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आ रहा है, रा आ रहा है, मूर्धन्य सा आ रहा है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या आता है, मूर्धन्य सा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है, रा यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद आ रहा है आ यहाँ पर आ रहा है। तो सबसे पहले आ रहा है तो हम लोग आ को ले लेंगे। आ को लिए, ये लोग लेट में आ रहे हैं, इन्हें हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे। आ रहा था, अब आ को लिए, उसके बाद आगे बढ़े। माँ और रा में देखें सबसे पहले क्या आएगा, रा यहाँ आ रहा है लेकिन माँ पहले ही आ रहा है, माँ के बाद रा आ रहा है। तो रा पहले आ रहा है इसलिए इसको हम लोग 1 नंबर दे देंगे। उसके बाद माँ आ रहा था, इसको हम लोग 2 नंबर दे देंगे। अब हम लोग ये दोनों पूरा हो गया। अब हम लोग दूसरे पे चाहते हैं, रा और मूर्धन्य सा, इन दोनों में देखेंगे रा पहले आ रहा है, मूर्धन्य सा बाद में आ रहा है। तो रा वालों को हम लोग 3 नंबर देंगे और इसके ऊपर इसको 4 नंबर दे देंगे। अब यहाँ पर लिख देते हैं 4 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर। मतलब 6 क्रम, कर्म और क्या का शब्दकोश में सही क्रम होगा। जब आप लोग शब्दकोश खोलेंगे, हिंदी का शब्दकोश खोलेंगे तो सबसे पहले कर्म मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद क्रम मिलेगा, उसके बाद फिर 6 मिलेगा जा कर के। ये हो गया शब्दकोश व साहित्यकोश उपयोग पद्धति। अब हम लोग अगला टॉपिक लेते हैं, हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। मानक हिंदी। हिंदी ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ऊ, दीर्घ ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 11 स्वर। उसके बाद यहाँ एक स्टार पॉइंट में हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 है, क्योंकि आ को उदासीन स्वर मान लिया जाता है। अनुस्वार, विसर्ग, इसे हम लोग 2 वर्ण आयोग्य वाह, आयोग वाह वर्ण कहते हैं। इसके बाद क, ख, ग, घ, इंग्या, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ,
ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इन सभी वर्णों को 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन। इसके बाद य, र, ल, व 4 को अंतस्थ कहेंगे। उसके बाद फिर तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, हा को, इन 4 को उष्ण व्यंजन कहेंगे। उसके बाद छत, त्रा, ज्या, स्रा, इन 4 को संयुक्ताक्षर कहेंगे। उसके बाद डा, ढा, इन 2 को उच्छिप्त बोलेंगे। ये है हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। मानक हिंदी में 52 वर्ण हैं। ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इन्हें ह्रस्व ए, ह्रस्व ओ क्यों नहीं बोला जा रहा है? क्योंकि ए, ऐ, ओ, औ इन चारों वर्णों का कभी भी ह्रस्व होता ही नहीं है, इसीलिए इन्हें ए, ऐ, ओ, औ बोला जा रहा है। 11 स्वर हो गए। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 है। क्यों? क्योंकि आ को उदासीन स्वर मान लिया जाता है। अनुस्वार 1, विसर्ग 1 दोनों को मिलाकर आयोगवाह बोलते हैं, जिनकी संख्या 2 है। क, ख, ग, घ, इंग्या, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ता, था, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इन पांचों वर्ग के 5-5 अक्षरों को मिलाकर 25 अक्षर हुए हैं। स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसे का वर्ग बोलते हैं। चा वाले वर्ग को चा वर्ग, टा को टा वर्ग, ता वाले को ता वर्ग, पा वाले को पा वर्ग। य, र, ल, व 4 अक्षर 4 वर्णों को अंतस्थ बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, हा को, इन चारों वर्णों को उष्ण व्यंजन बोलते हैं। छत, त्रिंग, ज्या, स्रा इन चारों वर्णों को संयुक्ताक्षर बोलते हैं। ड और ढ 2 वर्णों को उच्छिप्त बोला जाता है। अब हम लोग एक बार पूरा गिन लेते हैं। स्वर 11, व्यंजन 33, दोनों को मिलाकर 44, मूल वर्ण या फिर इसी को बोलते हैं साधारण वर्ण। अब आयोगवाह की संख्या 2, संयुक्ताक्षर की संख्या 4, ताड़नजात की संख्या 2, मिलाएंगे तो 52 अक्षर होंगे। इसे कहेंगे हिंदी कुल वर्ण। और इस विदेशी वर्ण 4 मिलाएंगे 56 हो जाएगा, और इसे कहेंगे हिंदी के
मानक वर्ण। स्वरों की संख्या 11, 11 स्वर। व्यंजन की संख्या 33, 25 यहाँ, 25 4 29, 4 33। व्यंजनों की संख्या 33। स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33, दोनों को जोड़े मूल 44 आ गया। 44 को हम लोग मूल वर्ण या साधारण वर्ण कहते हैं। दो आयोगवाह 1 2, दो आयोगवाह। संयुक्ताक्षर 4, संयुक्ताक्षर की संख्या 4। ताड़नजात 2, 2 इसी उच्छिष्ट को ही ताड़नजात बोला जाता है। ताड़नजात या फिर उच्छिष्ट बोलें या ताड़नजात बोलें, दो ये 52 हो जाएगा। हिंदी के कुल वर्ण 52। विदेशी वर्ण किसे कहते हैं? जिसमें नुक्ता लगा रहता है उसे विदेशी वर्ण कहते हैं। का, खा। विदेशी वर्ण क, ख, ज, फ ये 4 अक्षर होते हैं जिसे एनसीईआरटी ने माना है। ये 4 अक्षर होते हैं विदेशी वर्ण। अब 52 में 4 जोड़ेंगे 56 हो जाएगा। हिंदी के मानक वर्णों की संख्या 56 होती है। अब हम लोग कुछ बेहद इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जैसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दा में वा का योग कराएंगे तो क्या बनेगा? द्वय। जैसे द्वारा, इस तरह लिख सकते हैं, ये सही है। या फिर द्वारा, ये सही है। इन दोनों के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। ये द्वारा में जो द लिखा है वो द और आ के योग से बना है, इसीलिए द को हलंत कर दिए और वा को बाहर कर दिए हैं। इसी प्रकार से दा को हलंत किए और इसका योग धा से किए तो ये बनेगा ध। दा में धा जुड़ जाएगा और इसका एक उदाहरण होगा शुद्ध। इस तरह शुद्ध लिखेंगे सही होगा। या फिर दा को हलंत करके धा पूरा लिख देंगे, ये सही होगा। हा को लिख के हलंत करेंगे, ना लिखेंगे और बन जाएगा। अब इसका एक उदाहरण चिन्ह, चिन्ह हो जाएगा। इस तरह चिन्ह सही है। या फिर हा को हलंत करके ना कर देंगे, इस तरीके से चिन्ह सही होगा। अगला हम लोग देखते हैं, हा को हलंत करेंगे और माँ का योग कराएंगे तो ये बनेगा, ये हा में माँ लग जाएगा और जिसे इसका उदाहरण है ब्रह्म। ब्रह्म, इस तरह ब्रह्म लिखें या फिर के माँ कर दें, ब्रह्म हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दा को आधा करेंगे और रा का योग कराएंगे तो ये बन जाएगा द्रा। इसी प्रकार से जा को हलंत लगाएंगे और इया का योग कराएंगे तो ये बन जाएगा ज्या। इस दा को हलंत करेंगे और या का योग कराएंगे तो बनेगा विद्यालय वाला द्या। इसी प्रकार से अगला ता को हलंत करेंगे, रा का योग कराएंगे तो बनेगा त्रा। इसी प्रकार से हा को हलंत करेंगे और रा का योग कराएंगे तो ये बनेगा रा। उसके बाद हा को हलंत करेंगे और री का योग कराएंगे तो ये बनेगा हरी। और उसके बाद फिर शा का हलंत करेंगे और रा का योग कराएंगे तो बनेगा स्रा। इसी प्रकार से हा को हलंत करेंगे और वा का योग कराएंगे तो ये बनेगा हरो। हा को हलंत करेंगे और ला का योग कराएंगे तो ये बनेगा
इसी प्रकार से का को हलंत करेंगे, शा का योग कराएंगे, मूर्धन्य शा का योग कराएंगे तो बनेगा छत्र। इसी प्रकार से सा को हलंत करेंगे और री का योग कराएंगे तो बनेगा श्री। ये बनेगा श्री। अब इसका उदाहरण है श्रृंगार। ये श्रृंगार सही है, लेकिन इसी के साथ अगर ये श्रृंगार लिख दिया जाएगा तो ये बिल्कुल गलत है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट, ये वाला श्रृंगार सही है। हम लोग यहाँ पर ये मात्रा नहीं लगाएंगे, ये गलत, बिल्कुल गलत, व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल गलत। परीक्षा में अगर दोनों ऑप्शन में आएंगे तो हमेशा यही सही होगा। इसी प्रकार से आप लोग देखिए, आप लोग की सबसे बड़ी गलती क्या है, अंतर्राष्ट्रीय एक अंतर्राष्ट्रीय ये लिखते हैं आप लोग और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय ये वाला लिखते हैं। ये वाला अंतर्राष्ट्रीय लिखते हैं। कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय शब्द आएगा, कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय का प्रयोग होगा तो आप लोग चाहे ये वाला प्रयोग कर देते हैं, चाहे ये वाला प्रयोग कर देते हैं। आप लोग सोचते हैं दोनों का मतलब सेम है, चाहे जहाँ प्रयोग कर दिया जाए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। लेकिन होता क्या है ये बताइए? ऊपर वाले का अर्थ क्या होता है, नीचे वाले का अर्थ क्या होता है? किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आइए देखते हैं क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों के मध्य, राष्ट्र के भीतर। अंतर्राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीयों के मध्य, कई राष्ट्र के मध्य जो होगा, कई राष्ट्रों के मध्य कोई घटना, कोई कार्यक्रम होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र के भीतर मतलब जैसे भारत देश के अंदर कोई कार्यक्रम या कोई घटना होती है तो उसे हम लोग बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्र के भीतर इसका मतलब होगा, और अंतर्राष्ट्रीय इसका मतलब होता है राष्ट्रीयों के मध्य, कई राष्ट्रीयों के मध्य एक साथ जो होगा उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बोलेंगे। इसी प्रकार से एक है गुरु। आप लोग गुरु को चाहे जैसा गुरु हो उसे आप लोग बस डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। ये गुरु आप लोग लिख देते हैं, जो कि हर जगह प्रयोग करना गलत है, क्योंकि गुरु में ये जो आप लोग मात्रा लगाते हैं रा पे, ये एक ह्रस्व ऊ की मात्रा होती है, एक दीर्घ ऊ की मात्रा होती है। कहाँ पर कौन सा लगाने से क्या अर्थ बनेगा क्या आप लोगों को पता है? 80 से 90% लोग गुरु का गलत प्रयोग करते हैं। आप लोग ये वाला गुरु का प्रयोग कर देते हैं और इसका मतलब होता है बड़ा या फिर दीर्घ। और पूछेगा अगर आप किसी शिष्य के गुरु के लिए इसका प्रयोग करेंगे तो वो हो जाएगा बड़ा या दीर्घ, लेकिन आप उसका प्रयोग करते हैं गुरु के लिए, शिक्षक के लिए, जो बिल्कुल गलत है। एक गुरु ये वाला होता है और दूसरा गुरु ये वाला होता है। इस गुरु का मतलब होता है बड़ा या फिर दीर्घ, और इस गुरु का मतलब होता है आचार्य। अगर ये मात्रा लगेगी तो इसे कहेंगे बड़ा ऊ की मात्रा, और रा में इस तरह लगा देंगे तो इसे कहेंगे छोटा ऊ की मात्रा।
यहाँ गोला बनेगा, अगर र में गोला बना के मात्रा लगाएंगे तो उसे दीर्घ ऊ की मात्रा कहेंगे, और र में बिना गोला बनाए हुए मात्रा लगाएंगे उसे ह्रस्व ऊ की मात्रा कहेंगे। ये गलती अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की सबसे बड़ी गलती आप लोग अभी तक करते आए हैं। आप लोग इसे ध्यान दीजिए, आगे ऐसी गलती ना हो, क्योंकि आप लोग तो लिख देंगे लेकिन अगर पढ़ने वाला जानकार होगा तो वो गलत अर्थ निकालेगा। इन सभी चीज़ों का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से प्रयोग करिएगा। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।